आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का फोटोन क्लासेज के ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर की पिछली क्लासों में हमने 2.A चैप्टर के एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम पहले एग्जाम्पल लेके चलेंगे। पिछली क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट तो आपको बता दिया था। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कौन सा था आपके पास? G = 1 ओमेगा स्क्वायर वाला, वो हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम चर्चा करेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड की। एग्जाम्पल सेकंड क्या आप पढ़ना, एक आपके पास समुच्चय दे रखा है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये गुणन संक्रिया के लिए सीमित आबेलियन ग्रुप होता है आपके पास। तो सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आप जो सेट दे रखा है उसको किसके इक्वल मानो? जी के इक्वल। सेट को किसके इक्वल मानेंगे? जी के इक्वल। तथा संक्रिया क्या आपके पास? गुणन संक्रिया है। संक्रिया क्या आपके पास? गुणन संक्रिया है। और सिद्ध क्या करना है? अब हमें सिद्ध करना है, पढ़िए आराम से। अब हमें क्या सिद्ध करना है? प्रश्न देखो एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, बुक सभी के पास होगी। अब हमें सिद्ध करना है कि G डॉट एक सीमित आबेलियन ग्रुप है, फाइनाइट आबेलियन ग्रुप आपके पास। कोई दिक्कत नहीं है, सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है। ये तो आप सभी जानते होंगे। आयोटा, आयोटा का मान कितना होता है? √-1 होता है। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? √-1। मैंने आपको दो तरीके बताए थे ग्रुप के क्वेश्चन सॉल्व करने के। पहला तरीका मैंने क्या बताया था कि यदि जी में अवयवों की संख्या क्या हो? परिमित हो। तो ग्रुप का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं? सारणी बना के। सभी जगह यही मेथड अप्लाई करना। तो यहाँ जी में अवयवों की संख्या परिमित है, तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे? सारणी बना के। सारणी कैसे बनाते हैं? यहाँ तो द्विचर संक्रिया लिखते हैं। द्विचर संक्रिया क्या है? गुणा है। और यहां क्या लिखते हैं? जी के अवयव। जी के अवयव क्या है? 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। 1 हो गया, -1 हो गया, आयोटा और ये होंगे आपके पास। फिर 1 को 1 से कराओगे तो आपके पास 1 आएगा। यहाँ 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1, ये आयोटा होगा और ये क्या होगा? माइनस आयोटा। यदि -1 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो -1, फिर क्या आएगा? -1 -1 +1, -1 को आयोटा से तो माइनस आयोटा, और -1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आयोटा आएगा आपके पास। आयोटा को -1 से माइनस आयोटा। यहाँ आयोटा और आयोटा क्या होगा? आयोटा डॉट आयोटा क्या होता है? आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान यहाँ से क्या होगा? -1। और आयोटा और माइनस आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर का मान, आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को। माइनस आयोटा को 1 से गुणा कराओगे तो क्या आएगा आपके पास? माइनस आयोटा आएगा। ये क्या आएगा आपके पास? प्लस आयोटा आएगा। और आयोटा आयोटा कितना होता है? आयोटा स्क्वायर -1 तो +1, और ये क्या आएगा? -1। आराम से मल्टीप्लाई करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो आराम से। ये तो ऐसे ही कैसे आएंगे आपके पास? ये अब की बार किससे गुणा हो जाएगा? माइनस से हो जाएगा आपके पास। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो देख लो, -1 चेंज हो गया। ये क्या आएगा? आयोटा माइनस आयोटा -1 और +1। ये क्या आएगा? माइनस आयोटा आएगा, आयोटा आएगा आपके पास, +1 आएगा और -1। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ तक। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। मैंने क्या समझाया था आपको? लैंग्वेज लिखना आपने यदि पिछली क्लास से देखी होंगी तो आपको पता होगा। वैसे मैं लैंग्वेज इसकी लिखा देता हूं। वैसे पिछले क्वेश्चनों में भी मैंने लिखा दी थी, मैं दोबारा से लिखा रहा हूं। देखो फर्स्ट नियम कौन सा होता है? द्विचर संक्रिया नियम। याद करो आप, पिछली क्लासों में मैंने क्या समझाया था कि यदि जी में अवयवों की संख्या क्या हो? परिमित हो। जी में अवयवों की संख्या परिमित हो तो सारणी बनाते हैं। मैंने लैंग्वेज क्या लिखाई थी कि द्विचर संक्रिया नियम कैसे देखते हैं? यदि सारणी का प्रत्येक अवयव किसका अवयव हो? जी का। यदि सारणी का प्रत्येक अवयव किसका अवयव हो? जी का अवयव हो, तो समुच्चय जी में गुणा संक्रिया क्या होगी? एक द्विचर संक्रिया।
देखो द्विचर संक्रिया जो बाइनरी ऑपरेशन है वो नियम कैसे देखते हैं, सारणी का प्रत्येक एलिमेंट्स किस में होना चाहिए, जी में से होना चाहिए। तो सारणी का प्रत्येक अवयव जी में से है क्या, हाँ है। तो समझ जाना कि यहाँ कौन सा नियम लागू हो रहा है, द्विचर संक्रिया। अब यहाँ गुणा है तो गुणा होगा, द्विचर संक्रिया लिख देना। यहाँ सारणी का प्रत्येक अवयव, लैंग्वेज वही लिखनी है, सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय जी का अवयव है। समुच्चय, यहाँ सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय जी का अवयव है, अतः समुच्चय जी में गुणन संक्रिया एक द्विचर संक्रिया है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गुणन संक्रिया क्या है, एक द्विचर संक्रिया है, क्योंकि यहाँ गुणा ही है तो द्विचर संक्रिया हमेशा जो चिन्ह आते हैं उनको बोला जाता है। यदि प्लस होता तो प्लस के लिए बोलते, यदि गुणा है तो गुणा के लिए बोल दिया। देखो द्विचर संक्रिया नियम क्या होता है कि दो एलिमेंट्स अपन कहाँ से लेते हैं, जी से। जी स्टार के लिए पता है कि ए भी जी से ले तो ए स्टार बी भी जी में होना चाहिए। यहाँ स्टार की जगह डॉट है तो उनका डॉट भी किस में होना चाहिए, जी में। अगर आप कोई भी दो एलिमेंट जी से ले लो, उनका डॉट कराओ, किस में आ रहा है, अरे तभी तो बोला है सारणी जो बनाई है वो गुणा करके तो आ रही है जी के एलिमेंट्सों से। और जी के एलिमेंट्सों को गुणा करके जो सारणी बना रहे हैं उसका प्रत्येक एलिमेंट्स कहाँ से आ रहा है, जी में से आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट्स जी में लेंगे तो उनका गुणा भी किस में होगा, जी में। तो यहाँ द्विचर संक्रिया नियम लागू हो गया। सेकंड की बात करें, सेकंड कौन सा होता है, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास है। साहचर्य नियम आपको मैं नहीं लिखाऊंगा क्योंकि बार बार ये बता रहे हैं, लिख देना समुच्चय जी के अवयव, संख्याएं हमेशा गुणा संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन करती हैं। लैंग्वेज वैसे लिख देना कि समुच्चय जी के अवयव सम्मिश्र संख्याएं हैं, चूंकि हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं गुणा संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन करती हैं, अतः समुच्चय जी के अवयव भी गुणा संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन करेंगे। साहचर्य नियम सबको पता है, कितने एलिमेंट्स लेते हैं जी में से, 3 लेते हैं, ए बी और सी। एक बार ए और बी को ब्रैकेट में लेते हैं, एक बार बी और सी को ब्रैकेट में लेते हैं। अब गुणा है तो गुणा ही आएगा यहाँ पर। तो थर्ड नियम देखो, तत्समक अवयव का अस्तित्व। यदि आप सभी क्लास देख रहे हो तो तत्समक अवयव तो आप देखते ही लिख दोगे। देखो तत्समक अवयव का अस्तित्व वैसे नॉर्मली सभी को पता है। गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, एक होता है, तो वैसे लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, एक। एक किसमें है आपके पास, जी में है, तो तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा। वैसे मैं नॉर्मली बात करूं, तत्समक होता क्या है, तत्समक एक ऐसा अवयव होता है कि जिसके साथ लें, जैसे ई को ए के साथ ले रहे हैं तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तत्समक अवयव एक ऐसा अवयव होता है कि जिसके साथ लें वो ही आना चाहिए। तो यहाँ ऐसा कौन कर रहा है, यहाँ ऐसा 1 कर रहा है। देखो 1 को आपने इस रो के साथ लिया, इस पंक्ति के साथ लिया, 1 को 1 के साथ लिया, 1 को -1 के साथ लिया, 1 को आयोटा के साथ लिया, 1 को माइनस आयोटा के साथ लिया। कहने का अर्थ एक को आप किसी भी एलिमेंट से गुणा कर रहे हैं तो वही एलिमेंट्स आ रहा है। तत्समक भी क्या होता है, तत्समक एक ऐसा भी होता है कि जिसके साथ लें वही आना चाहिए। तो यहां से भी लिख सकते हैं, या चाहे पहली स्तंभ की बात कर लो। पहला स्तंभ कैसे निकाला आपने बताइए, पहला स्तंभ कैसे निकालोगे आप, पहले आप 1 को 1 से गुणा करोगे, फिर 1 को -1 से गुणा करोगे, फिर 1 को आयोटा से गुणा करोगे, आयोटा जाएगा, फिर 1 को माइनस आयोटा से। या लैंग्वेज लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ सारणी की प्रथम पंक्ति वह प्रथम स्तंभ से स्पष्ट है कि समुच्चय जी के किसी भी अवयव को 1 से गुणा करने पर वही अवयव आता है, अतः समुच्चय जी का गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होगा आपके पास, 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, या सिंपल लिख देना आप। तो चूंकि हम जानते हैं कि गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है, 1 इसमें जी में है, तो तत्समक अवयव का क्या हो गया, अस्तित्व हो गया। नियम जानते हो, a.1 = a=1.a, 4 is 1 किस में आपके पास जी में है, तो थर्ड नियम भी लागू हो गया। अब हम बात करेंगे नियम नंबर 4 की।
ये आपको लैंग्वेज वगैरह देखना है तो पिछली क्लास से देखना आप, वहाँ मैंने समझाया था, इनकी लैंग्वेज लिखाई भी थी आपको। अब हम 4 की बात करें, लैंग्वेज कहाँ वैसे 2 नियमों की, तो साचार्य की मैंने बोल दी, तत्सम की भी बोल दी, वो लिखना है जो बोला है वो। चौथा नियम कौन सा होता है? प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। देखो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम कैसे निकालोगे आप? मैंने क्या समझाया था? प्रतिलोम किससे देखते हैं? सारणी से देखते हैं। सारणी से कैसे देखते हैं? जैसे ए का प्रतिलोम है वो बी कब होगा? जब ए स्टार बी इक्वल क्या होगा आपके पास? ई होगा। जब ए स्टार बी इक्वल ई होगा तो ए का प्रतिलोम क्या होगा? बी होगा। ए का प्रतिलोम क्या होगा आपके पास? बी होगा। अब यहाँ ई का मान कितना है बताइए आप? जैसे मैं बात करूं, हमें किस किस का प्रतिलोम निकालना है? 1 का, -1 का, आयोटा का और माइनस आयोटा का। ई की वैल्यू क्या आपके पास? ई तत्समक अवयव गुणा के लिए तो 1 होता है, स्टार की जगह क्या है? डॉट है। अब यहाँ पर क्या लूँ कि 1 आ जाएगा, 1 लेने पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या लूँ कि 1 आ जाए, -1 लेने पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या लें कि 1 आ जाए, क्या लेने पर आएगा? माइनस आयोटा लेने पर। या आप बोलोगे कि यहाँ पर तो आयोटा के साथ 1 आयोटा लेने पर भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। हाँ बात सही है, आ रहा है, लेकिन 1 आयोटा को भी सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 1 आयोटा को ऊपर नीचे आयोटा से गुणा कराओ, इसको 1 आयोटा है, इसको ऊपर नीचे आयोटा से गुणा कराएंगे तो ऊपर तो आयोटा और नीचे आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1, तो माइनस आयोटा आ गया, तो एक ही बात है। माइनस आयोटा के साथ क्या लें कि 1 आ जाए, आयोटा लेने पर आएगा। तो 1 के साथ यदि b लेने पर तत्समक आता है तो a का प्रतिलोम क्या होता है? b। अब यहाँ 1 के साथ 1 लेने पर तत्समक आ रहा है तो 1 का प्रतिलोम 1, -1 के साथ -1 लेने पर तत्समक आ रहा है, 1 यहाँ तत्समक ही है तो -1 का प्रतिलोम -1। आयोटा के साथ माइनस आयोटा लेने पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो आयोटा का प्रतिलोम कितना होगा? माइनस आयोटा। और माइनस आयोटा के साथ प्लस आयोटा लेने पर 1 आ रहा है, तो माइनस आयोटा का प्रतिलोम क्या होगा आपके पास? प्लस आयोटा होगा। तो लिख दोगे यहाँ 1 का प्रतिलोम 1 है, -1 का -1 है, आयोटा का माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा का क्या है? प्लस आयोटा। उधर लिख देते हैं इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज। लिख देना यहाँ पर आप, कैसे लिखोगे? लिख देना 1, लिख दो यहाँ 1 -1 आयोटा तथा माइनस आयोटा के प्रतिलोम क्रमशः क्या है? 1 का तो क्या है? 1 ही है। -1 का क्या है? -1 आयोटा का, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का आयोटा, जो जी में विद्यमान है। अतः जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होगा। जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम क्या होगा आपके पास? विद्यमान होगा। अब हम नेक्स्ट नियम की बात करें। देखो ग्रुप के लिए तो 4 नियम सिद्ध करवाते हैं, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? ये आबेली ग्रुप पूछ रहा है, तो 5वां नियम याद कीजिए आप। मैंने क्या पढ़ाया था? आबेली ग्रुप पूछे तो 5 नियम सिद्ध करके आना। 5वां नियम कौन सा होता है? कम्यूटेटिव लॉ होता है, कर्वनियम नियम होता है। कर्वनियम नियम क्या होता है? देखो भी यहाँ स्टार की जगह डॉट है, तो कर्वनियम नियम यहाँ क्या बनेगा कि चाहे आप आयोटा को माइनस आयोटा से गुणा कराओ और चाहे माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके पास? इक्वल आनी चाहिए। आ रही है क्या यहाँ? हाँ, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1, तो यहाँ से क्या आएगा? 1 = 1। आ रही इक्वल। कहने करते हैं कर्वनियम नियम लागू होगा, क्योंकि आप चाहे कोई भी 2 एलिमेंट्स लेना जी से, उनको चाहे जैसे आपने 1 और माइनस आयोटा ले लिया, तो चाहे 1 को माइनस आयोटा से कराओ और चाहे माइनस आयोटा को 1 से कराओ, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम। यही तो होता है कर्वनियम में कि A स्टार B इक्वल क्या होना चाहिए? B स्टार है। देखना पीछे, अब यहाँ स्टार की जगह क्या है? डॉट है, तो नियम क्या बनेगा?
कम्यूटेटिव लो क्या बनेगा, ए डॉट बी बराबर क्या होना चाहिए, बी डॉट ए। चाहे ए को बी से गुणा कराओ और चाहे बी को ए से गुणा कराओ, दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम। सब जानते हैं कि आप कोई भी दो संख्याएं ले लो, आप कुछ भी ले लो, आप दो संख्याएं एक बार, जैसे आपने आयोटा और माइनस आयोटा ले ली, तो एक बार आयोटा और माइनस आयोटा को और एक बार इनका क्रम चेंज कर देना, ये पहले और ये बाद में। क्या दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, हाँ आ रही है। वैसे संख्याएं हमेशा कर्वनियम नियम का पालन करती हैं, तो लिख देना वैसे। लेकिन आपको पता हो, आपने पिछली क्लास देखी हो तो मैंने एक बात समझाई थी वहां आपको कि यदि जी में अवयवों की संख्या परिमित है, यदि जी में अवयवों की संख्या परिमित है तो आप कम्यूटेटिव लॉ का आप सारणी से भी पता लगा सकते हो। सारणी से पता कैसे लगाते हैं कि सारणी की प्रत्येक पंक्ति व स्तंभ एक निश्चित क्रम में होने चाहिए। जैसे इसकी पहली पंक्ति क्या है, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, तो पहला स्तंभ भी क्या होना चाहिए, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। दूसरी पंक्ति क्या है, -1 1 माइनस आयोटा और प्लस आयोटा, तो दूसरा स्तंभ भी ये होना चाहिए आपके पास। तीसरी पंक्ति क्या है, आयोटा माइनस आयोटा -1 और +1, तो स्तंभ भी क्या होना चाहिए आपके पास, वही होना चाहिए। चौथी पंक्ति क्या आपके पास, माइनस आयोटा आयोटा 1 और -1, तो स्तंभ भी आपके पास क्या होना चाहिए, जो पंक्ति है वही क्या होना चाहिए, जो रो है वही क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए आपके पास। सेम है क्या, हाँ है, तो लिख देना। पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखाया था, आप देखना, यहाँ सारणी की प्रत्येक पंक्ति व स्तंभ एक निश्चित क्रम में है, अतः समुच्चय जी के अवयव गुणा संक्रिया के लिए कर्वनियम नियम का पालन करेंगे। और लास्ट में कम्यूटेटिव लॉ को लिख देना, ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए लिख देना। चूंकि समुच्चय जी में अवयवों की संख्या, समुच्चय जी में, ये वो लाइन लिखना पहले, यहाँ सारणी की प्रत्येक पंक्ति व स्तंभ निश्चित क्रम में है, अतः समुच्चय जी के अवयव गुणा संक्रिया के लिए कर्वनियम नियम का पालन करेंगे। उसके बाद ये लिख देना, फिर लिखना है चूंकि समुच्चय जी में अवयवों की संख्या परिमित है। अरे जी में 4 ही अवयव हैं तो परिमित ही हैं वो दो, जी में अवयवों की संख्या परिमित है, अतः जी डॉट एक परिमित आबेली ग्रुप होगा। ये आपको प्रूव करना था, परिमित आबेली ग्रुप आपके पास, ये प्रूव करना आपको। जी डॉट क्या होगा, एक परिमित आबेली ग्रुप। परिमित बोल दो चाहे सीमित बोल दो, उनसे कंफ्यूज मत होना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी एक बार कंप्लीट क्वेश्चन को रोक रोक के आराम से देखो। मैं बोल रहा हूँ कि जब जी में अवयवों की संख्या परिमित हो तो सारणी बनाते हैं, लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। एक बार इन नियमों को ढंग से पढ़ लो आप, कि द्विचर संक्रिया, साचार्य, तत्सम क्या होता है, प्रतिलोम कैसे निकाले जाते हैं, कर्वनियम में कैसे देखते हैं, इन चीज़ों की आप ढंग से स्टडी करो आप। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को बोल देना, एक छोटी मोटी क्लास और बना दूंगा मैं चारों नियमों के बारे में एक बार। आगे देखिए अब आप, अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल। देखिए आप, एक दो आज पहले देखो क्वेश्चन, आपको प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते रहिए आप क्वेश्चन वगैरह। यदि किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई तो नीचे कमेंट्स कर दो कि सर नेक्स्ट क्लास में आप ये क्वेश्चन बताना। देखिए अब आप, अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 बताने से पहले मैं एक आपको बताऊंगा, जैसे एडिशन मॉड्यूलो होता है एक, उसके बारे में समझाएंगे। पहले एडिशन मॉड्यूलो, जैसे आपने n ले लिया, कुछ भी ले लो आप, कहने का अर्थ योग मॉड्यूलो n। इसकी चर्चा कर लेते हैं पहले कि होता क्या है, इसको लिखा कैसे जाता है, इसको +n से समझो इनके बारे में। जो एडिशन मॉड्यूलो n होता है इसकी चर्चा कर रहे हैं। पहले योग मॉड्यूलो n की चर्चा कर रहे हैं, जिसको अपन +n बोलते हैं। जैसे आपके पास कोई भी दो संख्याएं हैं, आपके पास कोई भी दो प्राकृत संख्याएं हैं या कोई भी दो पूर्ण संख्याएं हैं, a और b,
आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस एन बी की। तो नियम को ध्यान से समझना, यदि a प्लस बी का मान किससे कम हो, n से, a प्लस बी का मान किससे कम हो, n से, तो इसकी वैल्यू क्या होती है a प्लस बी। और यदि a प्लस बी क्या हो आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल क्या हो आपके पास, n हो, तो हम क्या करते हैं, या तो इसको ऐसे लिख दो a प्लस बी माइनस एन, या हम करते क्या है, a प्लस बी में किसका भाग देते हैं, n का। जो अपना आंसर होता है वो क्या होता है, शेषफल के बराबर होता है। कंफ्यूज मत हो, आंसर आपने क्या लिख दिया भागफल। देखो मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं, एक योग मॉड्यूलो n होता है जिसको अपन प्लस n से रिप्रेजेंट करते हैं। a प्लस एन बी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले a प्लस बी को, a और b को जोड़ते हैं। यदि इनका योग n से कम आ रहा है तो इसका मान कितना होगा, a प्लस बी। यदि a और b का योग n के बराबर या n से क्या है, बड़ा है, n के बराबर या n से क्या है, बड़ा है, तो मान क्या होता है इसका, a प्लस बी माइनस एन, या एक ही बात है वैसे, आप इसको काम में ले लेना, या a प्लस बी का मान n के बराबर है उससे बड़ा है, तो मान हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, a प्लस बी में किसका भाग दें, n, और अपने पास जो मान है वो किसके बराबर होगा, शेषफल के बराबर। जैसे मैंने चर्चा कर ली 4 प्लस 3 और मैंने 1 ले लिया, यहाँ प्लस 3 को मैं क्या बोलूंगा, योग मॉड्यूलो 3, प्लस 3 को ये बोलेंगे हम। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे बताइए आप देखते समझ जाओगे कि यहाँ एक की जगह तो क्या आपके पास है 4 है, बी की जगह क्या है 1 है, a प्लस बी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और यहाँ n की जगह कितना है 3 है, n की जगह 3 है, तो यहाँ तो a प्लस बी का मान किससे बड़ा है, n से। देख लिया, तो a b की जगह क्या है, n की जगह क्या है, तो a प्लस बी का मान 5 हो रहा है, वो n से बड़ा है। a प्लस बी का मान यदि n से बड़ा है तो कौन से नियम से इसकी वैल्यू निकलती है, इस वाले नियम से। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ये नियम क्या कह रहा है कि दोनों को जोड़ो आप, 4 में क्या जोड़ो आप 1, क्या आएगा 5, और 5 में किसका भाग दो 3 का, शेषफल क्या आएगा 2। 5 में 3 का भाग देंगे, भाग दे रहे हैं 5 में किसका दे रहे हैं 3 का, तो शेषफल देख रहे हैं, शेषफल कितना आ रहा है आपके पास 2 आ रहा है। जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे यहाँ पर 4 प्लस 7 और 2 ले लिया मैंने यहाँ, तो यहाँ a की जगह तो क्या है 4 है और b की जगह क्या है 2 है, तो a प्लस बी को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4 प्लस 2 आएगा, कितना आ गया a प्लस बी 6 आ गया आपके पास। n की जगह क्या दे रखा है 7 दे रखा है, तो अब तो आपके पास a प्लस बी है वो n से क्या है लेस देन ही है, क्योंकि a प्लस बी 6 है और n क्या है 7 है, तो a प्लस बी यदि n से कम हो तो a प्लस एन बी का मान कैसे निकालते हैं, सिंपल जोड़कर। तो यहाँ इसका मान कैसे निकलेगा, सिंपल जोड़ दीजिए आप, 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। जैसे हम बात करें, यहाँ मैंने चर्चा कर ली कि 4 प्लस कुछ भी ले लीजिए आप, 5 प्लस 9 ले लिया और मैंने 4 ले लिया, अब कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, a का मान 5 है, b का मान 4 है, ऐड करेंगे 9 आएगा आपके पास, और यहाँ प्लस 9, यहाँ भी 9 है, a प्लस b का मान और n का मान बराबर है। बराबर के लिए भी क्या करते हैं, यहाँ देखो वो जोड़ के भाग देते हैं, तो 5 और 4 9 में 9 का भाग देंगे, शेषफल को देखते हैं, 9 में 9 का भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा 0। एक बार इनकी प्रैक्टिस करना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी बातें है ना। ओके, अब हम बात कर रहे हैं गुणन की बात और कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, वही मॉड्यूलो n, गुणन मॉड्यूलो n, या जिसको अपन अब किससे लिखेंगे, इसको आप देखो डॉट n से भी लिख सकते हैं या क्रॉस n से भी, एक ही बात है। ये क्या होता है, गुणन मॉड्यूलो n होता है आपके पास, डॉट n से लिख दो चाहे क्रॉस n से। इसका नियम क्या होगा,
ऊपर वाले नियम में प्लस एन था, यहाँ क्या है क्रॉस एन है या डॉट एन, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं। डॉट का अर्थ भी क्या होता है, गुणा ही होता है। यहाँ लिख दीजिए ए डॉट एन, बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, वही करना आपको। इफ ए डॉट बी क्या हो आपके पास लेस देन एन हो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस की जगह डॉट कर दो और सेम टू सेम आएगा। वही ए डॉट बी को किससे डिवाइड करोगे, एन से, क्या आएगा रिमाइंडर आएगा आपके पास, शेषफल आएगा। ये नियम कब लागू होगा, इफ ए प्लस बी, सॉरी प्लस तो है ही नहीं यार, डॉट है, ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल क्या हो, एन हो आपके पास। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। जैसे हम बात करें प्लस की जगह डॉट कर दो और वो क्या हुई, जैसे मैंने आपसे पूछा कि 5.6 से 2 की वैल्यू बताओ क्या होगी, आप देखते ही बताओगे आप। यहाँ ए डॉट बी, ए की जगह 5 है, बी की जगह 2 है, मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा। तो ए डॉट बी यहाँ किससे बड़ा है, ए डॉट बी किससे बड़ा है, यहाँ एन से बड़ा है ए डॉट बी। तो ए डॉट बी एन से बड़ा है क्योंकि एन तो 6 ही है, ए डॉट बी 10 आ रहा है। तो ए डॉट बी यदि एन से बड़ा हो तो आपको क्या करते हैं, इनको गुणा करते हैं। 5 2 को 2 से गुणा करेंगे 10 आएगा, 10 में 6 का भाग देंगे, शेषफल 4 आएगा, आ जाएगा आपके पास। जैसे मैंने चर्चा कर लिया, कुछ भी ले लीजिए आप, 3 ले लिया आपने, डॉट ले लिया, 3 ले लिया और 1 ले लिया। अब क्या आएगी इसकी वैल्यू, अब यहाँ बात करें ए को बी से गुणा करेंगे 3 आएगा, एन का मान भी 3 है, बराबर भी आए ना ए डॉट बी एन। तब भी क्या करते हैं, ए डॉट बी में किसका भाग देते हैं, एन का। तो ए डॉट बी 3 है और एन भी 3 है, 3 में 3 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, शेषफल भागफल नहीं, शेषफल 0 आएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया 2.5 और 2, या ए डॉट बी का मान कितना है 4 है, एन का मान कितना है 5 है। तो ए डॉट बी का मान क्या आ रहा है, एन से कम आ रहा है, 4 है, तो एन 5 कम है, तो हम क्या करते हैं सिंपल गुणा कर देते हैं आपके पास। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को। एक बार इन दोनों नियमों को ढंग से समझना। ये क्यों समझाया है मैंने, अभी जो हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट 3rd, उसमें ये नियम अप्लाई होंगे। देखिए अब सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3rd। क्या एग्जाम्पल नंबर 3rd, एक तो सेट दे रखा है, समुच्चय क्या दे रखा है, दिया है समुच्चय जी बराबर क्या दे रखा आपके पास से, जी बराबर दे रखा है 0 1 2 3 4, और संक्रिया क्या दे रखी है +5, और हमें क्या करना है परिमित क्रमवेनी में ग्रुप सिद्ध करना है। और आगे भी बोल रहा है जिसका ग्रुपांक कितना है 5, ग्रुपांक क्या होता है कोटि होती है, ये दे रखा है। तथा संक्रिया क्या है यहाँ आपकी बार +5 है। अब हमें G5 को परिमित क्रमवेनी में ग्रुप सिद्ध करना है। जिसका ग्रुपांक या कोटि एक ही बात होती है, ग्रुपांक को क्या बोलते हैं कोटि, जिसका ग्रुपांक कितना आपके पास 5 है। अब इसके बारे में आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मैं तेज बता रहा हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो छोटी छोटी बातें हैं आपको समझ में आ जाएंगी। ये मैंने क्या लिया, यहाँ जी में अवयवों की संख्या परिमित है, तो मैंने क्या समझाया था सारणी बना के सॉल्व करना। यहाँ क्या लिखते हैं जी के एलिमेंट 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, सारणी आराम से बनाना। देखो यहाँ जो मान आएगा वो कौन सा आएगा, 0 + 5 0 वाला भी बताया था ना, ए बी का मान कम है तो 0 0 में 1 जोड़ेंगे आराम से। देखो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कैसे निकालोगे आप, एक दो मैं समझा देता हूं, ऐसे निकालोगे। ए बी का मान 1 है, वो n से कम है, 1 से कम है
सॉरी ए बी का मान 1 है वो n से कम है 5 से, तो कम है तो सिंपल जोड़ते हैं, देखना पीछे आप। 0 में वही 2 जोड़ेंगे 5 से कम है 2 आ जाएगा, 0 में 3 जोड़ेंगे 5 से कम है, पहले इस नियम को समझना एक बार, 3 आ जाएगा। 0 में 4 जोड़ेंगे, देखो दोबारा समझो, 1 में क्या जोड़ोगे 0, तो कितना आएगा 1 आएगा, 5 से कम है तो 1, 1 में 1 जोड़ोगे 2 आएगा, 5 से कम है 2, 1 में 2 जोड़ोगे 3 आएगा, 5 इससे कम आएगा ना तो सिंपल जोड़ दिया करो आप। ये 4, 1 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, तो बराबर आ गया, तो बराबर आए तो भाग देते हैं, 5 में 5 का भाग देंगे शेषफल 0, 2 में 0 जोड़ेंगे 5 से कम है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 5 से कम है, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 5 से कम है, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, बराबर आए तो 5 में 5 का भाग देंगे शेषफल 0, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 5 का भाग देंगे शेषफल कितना आएगा आपके पास 1 आएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ोगे 4, 3 में 2 जोड़ोगे 5, 5 में 5 का भाग देंगे शेषफल 0, 3 में 3 जोड़ोगे 6, 6 में 5 का भाग देंगे शेषफल 1, 3 में 4 जोड़ोगे, लिख दूं क्या तेज में, वही 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 भाग देंगे 0, 6 में 5 का भाग देंगे, क्योंकि 4 और 2 4 है, वो इससे ज़्यादा है, ज़्यादा आते भाग देते इसका, 4 3 7, 7 में 5 का भाग देंगे 2 4 4 8, 8 में 5 का भाग देंगे शेषफल 3, कोई दिक्कत नहीं, यह आपने क्या बना ली सारणी बना ली। अब नियम वो लिखने हैं, पहला नियम सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कैसे लिखते हैं। पहला नियम कौन सा होता है, बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया नियम कैसे लिखते हैं पता है ना आपको, जब जीव अवयवों की संख्या परिमित हो तो सारणी बनाते हैं। फिर द्विचर संक्रिया नियम कैसे लिखते हैं कि सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय जी का अवयव है। क्यों सारणी का प्रत्येक अवयव, क्यों, क्योंकि अब g+5 के लिए, क्योंकि स्टार की जगह +5, द्विचर संक्रिया नियम क्या बनेगा कि दो एलिमेंट जी से लें तो उनका +5 भी किस में होना चाहिए, जी में। तो यहाँ सारणी में आप +5 ही किया आपने, और यदि वो सभी एलिमेंट्स किस में आ रहे हैं, जी में आ रहे हैं, तो ये नियम लागू हो गया कि ए भी जी से ले रही है तो a+5 भी किस में आ रहा है, जी में, तो द्विचर संक्रिया नियम सत्य होगा। फिर तो वही हम सारणी को देखते हैं, यहाँ लिख देना, यहाँ सारणी का प्रत्येक अवयव, एक ही लैंग्वेज है सभी क्वेश्चन में ये वाली, एक दो क्वेश्चनों में ढंग से समझ लो कि ऐसा क्यों लिखा हमने। यहाँ सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय जी का अवयव है, अतः समुच्चय जी में +5 एक द्विचर संक्रिया है आपके पास। और नियम लिख देना, फॉर इज ए बी सी कहाँ से, सॉरी ए बी कहाँ से लेके चल रहे हो आप, जी से, तो a+5 भी किस में आ रहा है, जी में, ठीक है। जी स्टार के लिए A* भी जी में होना चाहिए, स्टार की जगह +5 है तो +5 क्या होना चाहिए, जी में हो रहा है। कुछ भी ले लो आप, दो एलिमेंट से जी के तो ले लो और उनका +5 कराओ, देखो किस में आ रहा है, जी में, क्योंकि सभी एलिमेंट्स किसके आ रहे हैं, जी में। तो पहला नियम लागू हो गया। आगे देखिए आप साहचर्य नियम। अब आप सभी को पता है साहचर्य नियम मैंने क्या लिखा था आपको, देखो जब संख्याएं हो, संख्याएं हमेशा योग और गुणा के लिए कौन से नियम का पालन करती हैं, साहचर्य। लेकिन योग और गुणा है क्या, नहीं है, यहाँ +5 पे योग मोड्यूलो 5, वो अलग खानी होती है, तो आप वो मत लिख देना कि चूंकि हम जानते हैं कि। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूँ, कोई आपको ये बोले, ध्यान से समझना, आपके ध्यान से समझना है बातों को, तभी बातें समझ में आएंगी आपके। जैसे मैंने, क्योंकि साहचर्य नियम आप कैसे देखोगे, आप 3 एलिमेंट्स कहाँ से लोगे, जी से लोगे, आपने ये ले लिया। अब आप एक बार तो देखो, स्टार की जगह तो क्या लिखोगे, +5 लिखोगे, ध्यान से समझो बातों को आप। ये लिखोगे आप, स्टार की जगह क्या लोगे आप, +5 लोगे आप। ये ABC कहाँ से लोगे, जी से, तो 2 3 4 ले लिया मैंने। साहचर्य नियम कब लागू होता है, जब दोनों की वैल्यू क्या आए, इक्वल आए, दोनों की वैल्यू क्या आए आपके पास, इक्वल आए। तो बताइए आप, 2 और 3 कितना है, 5 है, इसके बराबर आ रहा है योग, तो 5 में 5 का भाग देना पड़ता है बराबर के लिए, शेषफल क्या आएगा, 0, मान शेषफल ही होता है। आगे देखो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 4 और 3 7, इससे ज़्यादा है
ज़्यादा है तो इसका भाग दे दो, ज़्यादा है बराबर है तो इस 5 का भाग दे देते हैं, साथ में 5 का भाग देंगे, शेषफल 2। आगे सॉल्व करेंगे, 0 और 4 को जोड़ेंगे, 5 से कम है, 5 से कम है तो सिंपल जोड़ते हैं, 2 और 2 4, 5 से कम है तो सिंपल जोड़ दो आप इनको। तो यहाँ से कितना आ गया 4 = 4। कहने का अर्थ आप पे जी से कोई भी 3 एलिमेंट्स लेना, एक बार ए बी ब्रैकेट में लेना और एक बार बी सी को ब्रैकेट में लेना, हमेशा दोनों साइड की वैल्यू क्या आएगी आपके पास इक्वल आएगी। तो मैं कहना ये चाहता हूं आपको कि एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे इस नियम के बारे में, थ्योरी कैसे लिख के आओगे। तो एक बात को समझो आप, इसका मान कितना आया 4 है, आप इसका मान ऐसे भी तो निकाल सकते थे, जैसे यहाँ देखो 2 था, 3 था और 4 था, +5 वगैरह मत लिखो, सिंपल प्लस लिखो। इसका मान बताइए कैसे निकालोगे आप। इधर क्या था 2 था +3 था +4 था। देखो मेरे को इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, 2 को लिखो, 3 को लिखो, 4 को लिखो, 3 और 2 5 और 5 और 4 9। यहाँ +5 के लिए निकालना है तो 9 आ रहा है, 9 में 5 का भाग दो, शेषफल क्या आएगा 4। कहने का अर्थ आप एक तो ऐसे निकाल सकते हो आराम से एक एक, या डायरेक्ट भी आप मान निकाल सकते हो कि 2 में 3 जोड़ा 5 और 5 में जोड़ा 4, कितना है 9। 9 5 से ज़्यादा है तो 9 में 5 का भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा 4। इसका भी 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 में 5 का भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा 4। कहने का अर्थ हम जैसे आपके पास से इसका मान निकालना हो, जैसे हमें x + 5y और +5z, तो इसका मान आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि तीनों को जोड़ दो x y z को और किसका भाग दे दो 5 का, तब भी वही मान आएगा। आप सिंपल सॉल्व करोगे ऐसे उसके बराबर ही। तो इसकी लैंग्वेज के बारे में आप समझो, लिख देना क्योंकि जी के अवयव पूर्णांक संख्याएं हैं। ध्यान से समझो एक एक बात को मैं क्या लिख रहा हूं, क्योंकि जी के अवयव पूर्णांक संख्याएं हैं तथा किन्हीं 3 पूर्णांक संख्याओं कुछ भी ले लो आपने, जैसे ABC ले ली, A B तथा C के लिए A + B + C तथा A + B + C का मान समान होता है। कोई भी 3 पूर्णांक संख्या ले लो, 5 3 8, तो यहाँ रखो 5 3 8 यहाँ रखो, दोनों का मान क्या आएगा समान आएगा। अब दोनों का मान समान आ रहा है, अतः इनमें 5 का भाग देने पर भी समान, दोनों का देने पर 5 का भाग देने पर भी दोनों का मान समान प्राप्त होगा। इसलिए समुच्चय जी के अवयव +5 संक्रिया के लिए साहचर्य नियम, जो एसोसिएटिव लॉ होता है, नियम का पालन करेंगे। कहने का अर्थ फॉर इच ABC आप कहाँ से लेना, जी से, चाहे आप A + 5 B + 5C, चाहे इसकी वैल्यू फाइंड करो और चाहे इसकी वैल्यू फाइंड करो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी आपके पास इक्वल आएगी। सॉरी ये तो हमें चाहिए, एक बार लिख दो इसको दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है। +5 था, यहाँ 0 था, 0 1 2 3 4, देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साहचर्य नियम क्या होगा, स्टार की जगह क्या आ जाएगा +5। A B होता था ना, स्टार की जगह यहाँ क्या है द्विचर संक्रिया +5 है, तो +5 आ गई। द्विचर संक्रिया नियम यही होगा,
और मैंने क्या समझाया है, देखो जी क्या हुई वो पूर्णांक संख्याएं हैं, जी में क्या है 0 1 2 3 4 पूर्णांक संख्याएं होती है वो। और कोई भी आप 3 पूर्णांक संख्या ले लो, चाहे उनको आप ऐसे लिख के मान निकालो चाहे उनको ऐसे लिख के मान निकालो, मान समान आएगा। यदि दोनों मान समान है तो इनमें 5 का भाग देने पर भी मान क्या होगा, समान होगा। क्यों, ये क्यों खानी मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि हमें पता है इसका मान कैसे निकालोगे। अभी मैंने समझाया था इसका मान कैसे निकालोगे, पहले इनको जोड़ दो, पहले इनको जोड़ दो और किसका भाग दे दो, 5 का, ऐसे निकलेगा इसका मान। इसका मान कैसे निकलेगा, पहले इनको जोड़ दो आप और 5 का भाग दे दो, जो शेषफल आएगा वो इनका मान होगा। तो कहने का अर्थ इसका मान और इसका मान समान आ रहा है, क्योंकि यदि आप इसको जोड़ के 5 का भाग दोगे तो इसका मान आएगा, और ये जोड़ के 5 का भाग दोगे तो इसका मान आएगा, और दोनों मान समान आ रहे हैं। कहने का अर्थ आप जी से कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लो, ब्रैकेट a प्लस 5b ब्रैकेट क्लोज प्लस 5c और a प्लस 5b ब्रैकेट स्टार्ट b प्लस 5c ब्रैकेट क्लोज, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, इक्वल आ रही है, तो साचार्य नियम लागू हो गया। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड नियम की, एक एक नियम को कॉपी में उतारना पे। थर्ड नियम क्या होता है वो समझो आप, तत्समक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट से तत्समक अवयव का अस्तित्व क्या होता है उसके बारे में समझिए। कहानी वही लिखनी है। देखो तत्समक अवयव क्या होता है, एक ऐसा अवयव होता है, जैसे मैंने एक हाथ से ले लिया जी से ई, याद करो तत्समक का नियम, ए स्टार इक्वल ए हो तो ई क्या होता है, तत्समक होता है। तो मैंने तत्समक निकालने के लिए आपको एक एलिमेंट सेट से लेके चलना ही पड़ता है, तो ए ले, स्टार की जगह +5, एक की जगह ए। अब यहां पर क्या लें कि ए आ जाए, तभी आएगा आपके पास। सुनो या नॉर्मली आप समझा करो, इस बातों को समझो। तत्समक अवयव क्या होता है, तत्समक अवयव एक ऐसा अवयव होता है कि जिसके साथ ले वही आना चाहिए, जिसके साथ ले वही आना चाहिए। तो यहां तो 0 के साथ हो रहा है ऐसा, 0 को आप किसी के साथ भी लो, +5 बाइनरी ऑपरेशन भी चल रहा है यहाँ, 0 को 1 के साथ ले रहे हैं 0, 0 को 2 के साथ ले रहे हैं 2, 0 को 3 के साथ ले रहे हैं 3, 0 को 4 के साथ, क्योंकि ये मान कैसे निकला, 0 + 4 इक्वल 0 + 5 4 इक्वल 4, ऐसे निकलते हैं मान। 0 + 5 4 की वैल्यू यहाँ आती है, तो 0 को देखो 4 के साथ ले रहे हैं तो क्या आ रहा है 4, 0 को 3 के साथ ले रहे हैं 0 + 5 3, तो क्या आ रहा है 3। 0 को किसी भी संख्या के साथ ले रहे हैं तो वही संख्या आ रही है, तो 0 तत्समक होगा। ये तो मैंने समझाया था। एक तत्समक कब होता है, जब गुणा का तत्समक 1 होता है। 1 क्यों होता है, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या के साथ लेते हैं तो वही संख्या आती है। तो ऐसा यहाँ हो रहा है, 0 को किसी भी संख्या के साथ ले रहे हैं तो यहाँ वही संख्या आ रही है, तो यहाँ जो तत्समक है ना +5 संक्रिया के लिए, वो क्या होगा 0 होगा। और 0 जी में भी है तो तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दोगे आप, लिख देना अत्य तत्समक अवयव का अस्तित्व, अत्य तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा। अब हम बात करें नियम नंबर 4 की बात कर रहे हैं। 4 क्या है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट्स, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम क्या होगा आपके पास। देखो प्रतिलोम मैंने क्या समझाया था आपको, नियम याद दोबारा से कर लो। ए का प्रतिलोम बी कब होता है, जब A* B इक्वल क्या हो, ई हो। देखो इसको मैंने समझाया था आपको, ऐसे भी लिख दिया करो, तो एक ही बात होती है ना। देखो यहाँ सारणी से देखो हमें किस किस का प्रतिलोम निकालना है, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का और 4 का, ये निकालना है इक्वल। जब प्रतिलोम निकालते हैं तो बराबर में क्या आता है बताइए आप, ई। यहाँ ई कितना है 0, या आपके पास स्टार है, यहाँ स्टार की जगह क्या है +5 है, तो +5। अब 0 के साथ क्या लेंगे, 0 आए, 0 के साथ क्या लेने पर 0 आ रहा था, 0 लेने पर तो 0।
एक के साथ क्या लें कि 0 आ जाए, यहाँ देखो एक के साथ 4 लेने पर आ रहा था, 2 के साथ क्या लें कि 0 आ जाए, 3 लेने पर आ रहा था, 3 के साथ क्या लें कि 0 आ जाए, देखो 3 + 5 2 की वैल्यू क्या आ रही थी 0, 4 के साथ क्या लें, कहने करती यहाँ दिमाग लगाया करो कि एक के साथ b लेने पर तत्समक आता है, ई आता है, तो ए का प्रतिलोम b होता है स्टार संक्रिया के लिए। अब जैसे 2 के साथ 3 लेने पर क्या है आपके पास तत्समक आया, क्योंकि यहाँ 0 तत्समक है, तो 2 का प्रतिलोम क्या होगा 3, कौन सी संक्रिया के लिए होगा +5 संक्रिया के लिए। नियम को समझना आप, रटो मत, ए का निकालना, एक की जगह 2 का प्रतिलोम तो 2, ई लिख दिया करो, ई फिक्स है, तत्समक क्या है यहाँ 0 आपके पास, स्टार की जगह +5 क्या लें कि 0 आएगा, 3 लेने पर आ रहा है, तो 2 का प्रतिलोम क्या हो गया 3, तो लिख देना यहाँ 0 का प्रतिलोम क्या आपके पास 0 है, 1 का 1 है, 2 का 1 का 4 है, 2 का 3 है, 3 का 2 है, 4 का 1 आपके पास। तो यहाँ प्रत्येक सभी जी में है ये, तो यहाँ प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान है, तो यहाँ G+5 क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। अब हमें क्या सिद्ध करना था, हमें कौन सा ग्रुप सिद्ध करना था, करविनिमय ग्रुप। तो करविनिमय ग्रुप तो वही है, लिख देना, देखो आपसे करविनिमय ग्रुप पूछ रहा है तो 5वां नियम भी लिख के आना। 5वां नियम कौन सा है, कम्यूटेटिव लॉ आपके पास करविनिमय नियम, तो आप खुद लिख के आओगे करविनिमय नियम को, वही एक ही कहानी है। करविनिमय कैसे देखते हैं, कोई रटने वाली बात नहीं, पहली पंक्ति क्या है 0 1 2 3 4, पहला स्तंभ भी है क्या यहाँ है, दूसरी पंक्ति क्या है 1 2 3 4 0, दूसरा स्तंभ भी इसी क्रम में है क्या 1 2 3 4 0, हाँ, तीसरी पंक्ति जिस क्रम में है तीसरा स्तंभ भी उसी क्रम में है क्या, हाँ 3 4 0 1 2, चौथा स्तंभ भी उसी क्रम में है, तो जो 5वीं पंक्ति है 5वां स्तंभ भी उसी क्रम में, क्रम सेम होना चाहिए कि पहली पंक्ति में 0 1 2 3 4 है तो फिर पहले स्तंभ में 0 1 2 3 4 है तो पंक्ति में भी क्या होना चाहिए 0 1 2 3 4, वो क्रम फिक्स होना चाहिए उनका। जैसे तीसरी पंक्ति में क्या है 3 4 0 1 2, तो तीसरे स्तंभ में भी स्टार्ट 3 से होना चाहिए, 3 फिर 4 आना चाहिए फिर 0 1 2, एक क्रम फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ सारणी की प्रत्येक पंक्ति व स्तंभ एक निश्चित क्रम में है, अतः समुच्चय जी के अवयव +5 संक्रिया के लिए करविनिमय नियम का पालन करेंगे, क्योंकि जो सारणी बनाई है आपने वो कौन सी संक्रिया के लिए बनाई है +5 के लिए। और करविनिमय सब जानते हैं, 2 एलिमेंट्स कहाँ से लेने पड़ते हैं जी से, एक A+5 B = क्या होना चाहिए, ये होता है। तो यहाँ लिख देना, यहाँ सारणी की प्रत्येक पंक्ति व स्तंभ एक निश्चित क्रम में, अतः समुच्चय जी के अवयव +5 संक्रिया के लिए करविनिमय नियम का पालन करेंगे, अतः जी +5 पे एक करविनिमय ग्रुप होगा आपके पास। ये सिद्ध करना था। हाँ, एक परिमित और पूछ रहा था, तो परिमित तो लिख दोगे आप, यहाँ जी में अवयवों की संख्या परिमित है, क्योंकि जी में कितने अवयव हैं 5 है, तो जी में अवयवों की संख्या परिमित है, तो एक ग्रुप कैसा होगा परिमित, करविनिमय है ही तो परिमित करविनिमय ग्रुप हो गया। जी में ग्रुपांक क्या होता है, ग्रुपांक देख लो या कोटि, ग्रुप की कोटि क्या होती है, समुच्चय जी में उपस्थित अवयवों की संख्या, तो समुच्चय जी में कितने अवयव हैं, यहाँ 5 है, तो लिख देना यहाँ समुच्चय जी में अवयवों की संख्या 5 है, अतः ग्रुपांक क्या होगा 5 होगा, कोटि कितनी होगी 5 होगी। धन्यवाद आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का। कंप्लीट क्लास को आप 1 या 2 बार ढंग से देखना, आप चीज़ों को समझना, और पीछे वाली क्लास भी आप कंटिन्यू देखना स्टार्ट कर दो। ओके।